हेलो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। तो आज हम जानेंगे कि साइमन कमीशन किस उद्देश्य से आया था और कब आया था और इसका विरोध किस कारण से किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ हम लोग नेहरू रिपोर्ट भी देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, किस कारण से आई थी। तो साइमन कमीशन के बारे में आज हम जानेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन जो 1919 का जो अधिनियम आया था, 1919 का जो अधिनियम आया था उसके लास्ट पॉइंट में ब्रिटिश संसद ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 10 वर्ष बाद 1919 के अधिनियम का 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। इसी मतलब कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने एक भारत संबंधित पहला विधिक आयोग गठित किया था। ये आयोग 8 नवंबर 1927 में बनाया गया था। 1927 में लंदन में बनाया गया था ये आयोग। इसी आयोग को हम साइमन कमीशन आयोग के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी, इसलिए हम इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। यह कमीशन 10 वर्ष बाद आने वाला था, लेकिन ये 2 वर्ष पहले ही आ गया। 1929 में आने वाला था, लेकिन ये 1927 में आ गया। इसका रीज़न यह था कि ब्रिटेन में आंतरिक कुछ कारण थे जिसके कारण ये पहले आया। उस समय ब्रिटेन में 2 पार्टियां थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो साइमन कमीशन के गठन के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो यह नहीं चाहती थी कि भारत जैसे उपनिवेश का भविष्य लेबर पार्टी के भरोसे छोड़ा जाए, इसलिए जानबूझकर कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। यहीं से नाराज़गी स्टार्ट हो जाती है लेबर पार्टी के बीच में और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में और भारतीयों के बीच में भी। और भारतीयों ने इस कमीशन का जमकर विरोध किया और विरोध करने का जो कारण था हम उसको आगे देखेंगे कि साइमन कमीशन का विरोध करने का कारण क्या था। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है जो कि मद्रास में होता है। उसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी जी ने की थी। इस अधिवेशन में ये कहा गया कि हम हर स्तर पे, हर रूप में, हर जगह से, हर तरीके से हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। इस सम्मेलन में यानी इस वार्षिक अधिवेशन में ये कहा गया था मद्रास सम्मेलन में कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। लेकिन उस समय कुछ पार्टियां थी जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रही थी। वो पार्टी थी मुस्लिम लीग। उस समय मुस्लिम लीग में 2 गुट हो गए थे। तो एक गुट था मोहम्मद शफ़ी जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था। और मद्रास की जस्टिस पार्टी जिसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो ये कुछ पार्टियां थी जो साइमन कमीशन की समर्थन में थी, सपोर्ट में थी। और इसके विरोध का जो कारण था वो 2 कारण थे इसके विरोध के। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 कारण थे। एक था कि इस कमीशन के सभी सदस्य, ये 7 सदस्य इस कमीशन में थे, 7 सदस्य। तो जो 7 सदस्य इस कमीशन में थे वो 7 सदस्य अंग्रेज थे, अर्थात इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। और दूसरा जो कारण था वो ये था कि ब्रिटिश द्वारा आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का अर्थ यहाँ पे ये है कि जिस देश के संदर्भ में आप कानून बनाने जा रहे हैं या फिर बना रहे हैं, कम से कम उन देश के लोगों से पूछ तो लो कि वहाँ का कानून किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीयों को कोई अहमियत नहीं दी गई थी, इसलिए भी मतलब कि इस कानून का विरोध हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928
3 फरवरी 1928 में सर्वप्रथम वो भारत आता है बॉम्बे। और इसका विरोध, साइमन कमीशन का जो विरोध है वो सबसे ज़्यादा लाहौर में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे वो लाला लाजपत राय थे, जिनके ऊपर लाठी चार्ज करने की घोषणा कर दी गई थी। और लाठी चार्ज करने की जो घोषणा है वो सैंडर्स द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सैंडर्स द्वारा। और लाला लाजपत राय पे जिसने लाठी चलाया था उसका नाम था जॉर्ज स्टॉक। जॉर्ज स्टॉक नामक एक सिपाही था जिसने लाला लाजपत राय पे लाठी मतलब चलाया था, और जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। और इसमें साइमन गो बैक के नारे भी लगाए जाते हैं। इसका विरोध देखते हुए, इतना ज़्यादा साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, इस साइमन कमीशन का विरोध देखते हुए जो भारत के तात्कालिक भारत सचिव थे वे थे लॉर्ड बिरकिनहैंड। कौन थे? लॉर्ड बिरकिनहैंड। लॉर्ड बिरकिनहैंड, लॉर्ड बिरकिनहैंड थे। उन्होंने चुनौती दी भारतीयों को, लॉर्ड बिरकिनहैंड ने, कि आप अगर हमको कानून बनाकर दिखा देंगे, अगर आप हमको कानून बना कर दिखा दीजिए तो वो कानून चाहे जैसा भी हो हम स्वीकार कर लेंगे, बस मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त ये है कि आप सब उस कानून पर सहमत हो। जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया में उस समय, जितनी भी पार्टियां थी भारत में, सारे पार्टी उस कानून पर सहमत हो, हम उस कानून को स्वीकार कर लेंगे। और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। फिर सारे पार्टियों को इनवाइट किया जाता है। तो जो सर्वप्रथम वो पार्टी, सारी पार्टी इनवाइट होती हैं, वो होती हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है 12 फरवरी 1928 में, जिसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, यानी सर्वप्रथम सर्वदलीय सम्मेलन होता है जिसमें सारी पार्टी सम्मिलित होती है। ये कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वे होते हैं M.A. अंसारी। M.A. अंसारी को बनाया जाता है, जिसमें 29 पार्टी पार्टिसिपेट करती हैं। 29 पार्टियां भाग लेती हैं और आती हैं। जैसे कि उदारवादी पार्टी की तरफ से तेज बहादुर सप्रू आते हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से सर अली इमाम आते हैं, हिंदू महासभा की तरफ से M.S. अनी आते हैं मुस्लिम, और ये सिख लीग की तरफ से मंगल सिंह, और जैसे सुभाष चंद्र बोस, M.R. जयकर, M.N. जोशी, J.R. प्रधान, ऐसे बहुत सारे लोग इस सम्मेलन में, मतलब इस पार्टी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हैं। तो कानून बनाने के लिए पार्टियां एकजुट हुई थी। फिर इसी पार्टियों का दूसरा सम्मेलन होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। दूसरा सम्मेलन जो होता है वो होता है बॉम्बे में होता है 19 मई 1928 को बॉम्बे में होता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस दूसरा। और इसके जो क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इसके उद्देश्य जो थे वो थे कि नए कानून हम का प्रारूप तैयार करेंगे। 1928 में जो ये दूसरा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें ये कहा गया कि हम नए कानून का प्रारूप तैयार करेंगे। इसके बाद तृतीय सम्मेलन होता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तृतीय होता है जो 10 अगस्त 1928 में होता है, 10 अगस्त 1928 में। और इसमें ये लखनऊ में होता है। इसी समय नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी कि जो नया कानून बना था उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था इस रिपोर्ट के माध्यम से कि हमें मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। और उत्तरदायी शासन की मांग, मतलब कि केंद्र और राज्य में उत्तरदायी शासन होना चाहिए, इसकी मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। और भारत को डोमिनियन स्टेट की मांग, मतलब भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, इसकी मांग की गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, उस प्रणाली के स्थान पर सामान्य आरक्षण प्रणाली को लागू किया जाए, ये मांगा गया था। और इसके साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत
था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को प्रांत का दर्जा प्रदान किया जाए, ये मांगा गया था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। और जो लास्ट पॉइंट था, सिंध को बॉम्बे से अलग कर उसे एक अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ये भी मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में जो मांग की गई थी उसमें 2 बिंदु विवादास्पद हो जाते हैं। यह पहला ये था कि जो मांग की गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा था डोमिनियन स्टेट्स। तो जो डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, मतलब डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि स्टेट जो है कि स्टेट 3 तरह के होते हैं। एक स्टेट होता है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र स्टेट वो होते हैं जिसमें संप्रभुता और सत्ता दोनों अपने हाथ में हो। कहने का मतलब है कि कानून भी हम खुद बनाएं और वहाँ पे जो कानून लागू भी हम खुद करें, शासन भी हम खुद करें, वो स्वतंत्र स्टेट होते हैं। और एक होता है गुलाम स्टेट, जहाँ पर कानून भी कोई और बनाता है और शासन भी कोई और करता है हम लोग के ऊपर, ये गुलाम स्टेट होते हैं। और डोमिनियन स्टेट का मतलब यहाँ ये होता है कि संप्रभुता किसी और के हाथ में रहेगी और सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। कहने का मतलब कानून कोई और बनाएगा और वहाँ पे शासन हम, मतलब अपने देश में शासन हम करेंगे, हमारे देश का कानून कोई और बनाएगा, इसे डोमिनियन स्टेट बोलते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो ये जानते थे कि अंग्रेज हमको इतना जल्दी स्वतंत्र नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की अपने रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन मोतीलाल नेहरू का जो बेटा था जवाहरलाल नेहरू ने ही अपने पिता का विरोध किया कि हमें डोमिनियन स्टेट की मांग न करके हमें स्वतंत्र एक क्या बोलते हैं कि राज्य की मांग करना चाहिए, स्वतंत्र देश की मांग करनी चाहिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो विरोध करने लगे अपने पिता का ही। और दूसरा था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसको लेके विवाद हो गया क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो नाराज़ हो गई, वो नहीं चाहती थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। इसलिए मुस्लिम लीग ने ये कह दिया कि ये जो रिपोर्ट आई है वो हमें स्वीकार नहीं है। तो ज़्यादातर कांग्रेस के जो युवा वर्ग थे उन्हीं लोगों ने इस रिपोर्ट का क्या बोलते हैं विवाद करना स्टार्ट कर दिया। तो जितनी भी पार्टियां आई थी सब लोगों में विवाद बढ़ गया, तो जिसके कारण इस जो रिपोर्ट आई थी इस पर कोई एक मत नहीं हो सका। तो ब्रिटिश सरकार ने इनके रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जो इन्होंने रिपोर्ट बना के दिया था। फिर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि इस पर कोई एक मत नहीं था। फिर उसके बाद लाहौर अधिवेशन होता है, क्या बोलते हैं कि लाहौर अधिवेशन होता है, वो दिसंबर 1929 में होता है, दिसंबर 1929 में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में जो लक्ष्य रखा था वो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था, यानी पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी इस अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस मतलब मनाया गया तब से लेकर के जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ और जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, यानी कि 1950 तक, 1930 से लेकर 1950 तक हम लोग 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। और इसी को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी को अब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में ही, इसी अधिवेशन में गांधी जी को नागरिक अवज्ञा आंदोलन की अनुमति प्रदान की गई थी। यही आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में विख्यात हुआ था। और जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, जो साइमन कमीशन जो था, जो इसको क्या बोलते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को जो स्वीकार नहीं किया गया, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो आई 1930 में। कब आई? 1930 में। तो इसमें कहा गया कि जो प्रांत हैं उसमें से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया जाए। 1930 में रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति थी वो 1927 में हुई थी और लंदन में हुई थी, और ये भारत में 1928 में आया और इसकी रिपोर्ट जो है 1930 में आई। और इसमें ये कहा गया कि जो द्वैध शासन प्रणाली है जो प्रांतों में लागू है उसे प्रांतों से समाप्त करके इस द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया जाए और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए।
और ये भी कहा गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको जारी रखा जाए, और यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में लागू कर दी गई थी, ये आगे चल के भारत और पाकिस्तान विभाजन का कार्य करती है। तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाए, ये कहा गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं और जो देसी रियासत हैं उनको मिला करके भारतीय संघ की स्थापना की जाए। और लास्ट में साइमन कमीशन ने ये कह दिया कि भारत को अभी डोमिनियन स्टेट्स देने का वक्त नहीं आया है। ऐसे कह करके ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया। तो ये रहा हमारा आज का साइमन कमीशन रिपोर्ट। क्या था साइमन कमीशन, क्या था साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसके बारे में हम आज जाने हैं। और नेहरू रिपोर्ट किस लिए आया था, किस कारण आया, और इसको स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया, इसके बारे में हम आज जाने हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।